ये छोले भटूरे वाली लड़की की रील सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आजकल। मैं भी पानी पूरी का ठेला लगा लेती हूँ, मुझे भी पैसों की जरूरत है। सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर अपने इलाके में रिचा ने पानी पूरी का ठेला लगा लिया। धीरे धीरे पानी पूरी बिकने लगी। रिचा के पास कुछ पैसे आने लगे और इसी चीज से उसकी सौतेली बहन पिंकी को जलन होने लगी। रिचा पानी पूरी का ठेला लगाकर कमाई कर रही है, तो फिर मैं क्यों पीछे रह जाऊं? पिंकी ने रिचा के ठेले के पास ही एक ठेला लगा लिया और स्ट्रॉबेरी जूस बेचने लगी। आओ, एक नंबर की पानी पूरी खा लो, पूरे बदन में ताजगी आ जाएगी, पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, बस एक बार मेरी पानी पूरी खा लो। इस तरह से रिचा जोर जोर से आवाजें लगाकर ग्राहकों को बुला रही थी। उसे देखकर पिंकी भी जोर जोर से पब्लिक को बुलाने लगी। पानी पूरी खाकर अपना खून मत जलाओ, ठंडा और मीठा स्ट्रॉबेरी का जूस पियो, चेहरे पर चमक और पर्सनैलिटी में दमक आ जाएगी। पिंकी के इतना बोलते ही सारी पब्लिक पिंकी की दुकान पर चली गई और स्ट्रॉबेरी का जूस पीने लगी। शाम को जब दुकान बंद करने का टाइम हुआ तब रिचा पिंकी के पास गई। देख पिंकी, तू अपना धंधा चला और मुझे अपना धंधा चलाने दे, वरना एक कंटाप मारूंगी कान के नीचे तो बत्तीसी जमीन पर गिर जाएगी, समझी? हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, विधायक जी से सीधा संबंध है मेरा। इस तरह से दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे। मजा नहीं आ रहा है। मेरे पास जो भी ग्राहक आते हैं रिचा की पानी पूरी खाने के बाद ही आते हैं। पहले पानी पूरी खाकर अपने अंदर आग पैदा कर लेंगे, उसके बाद ठंडा ठंडा जूस पीने लगेंगे। क्या बड़बड़ा रही है पिंकी? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर, कम से कम मेरी वजह से तेरे पास ग्राहक तो आ रहे हैं। जिस दिन मैं चली गई ग्राहक भी नहीं आएंगे। कौन जाएगा कौन नहीं ये तो कल पता चलेगा। अगले दिन पिंकी ने दुकान नहीं खोली और कुछ गुंडों के पास चली गई। ये लो 5000 और उस रिचा का ठेला कल से इस मार्केट में दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अब तो जा यहाँ से, कल से उसका ठेला दिखाई नहीं देगा। अगले दिन कुछ गुंडे रिचा की दुकान पर आए और उसकी दुकान तोड़ फोड़ कर चले गए। रिचा को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अब इस मार्केट में मैं अकेला राज करूंगी। कमबख्त, क्या कह रही थी कि मेरी वजह से तेरी दुकान पर ग्राहक आते हैं। अब देखती हूँ ये क्या करती है, हमसे पंगा ले रही थी। रिचा के गोलगप्पे खाने के लिए कुछ ग्राहक वहाँ पर आए, लेकिन पानी पूरी का ठेला ना लगा देखकर वो सीधा पिंकी की दुकान पर चले गए। अरे पिंकी बहन, पानी पूरी वाली कहाँ चली गई? पानी पूरी खाने से पेट खराब होता है, स्ट्रॉबेरी का जूस पीजिए और चेहरे पर चमक लाइए। वो पानी पूरी वाली सब कुछ छोड़कर गाँव भाग गई है, अब कभी नहीं आएगी। रिचा और पिंकी दोनों सौतेली बहन थी और दोनों ही अनाथ थी। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। रिचा रोते हुए अपने माता पिता को ही याद कर रही थी। माँ, पिताजी, मैं हमेशा पिंकी को अपनी सगी बहन ही मानती थी। भले ही वो मेरी सौतेली बहन है, लेकिन उसने तो मेरे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। कुछ दिनों बाद जहाँ पर रिचा पानी पूरी का ठेला लगाती थी, उसी जगह पर उस गुंडे ने अपना ठेला लगा लिया जिसके पास पिंकी मदद मांगने गई थी। वहाँ पर वो पानी पूरी के साथ स्ट्रॉबेरी और मैंगो का जूस भी बेचने लगा। पिंकी ऊपर ही ऊपर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर रही थी। इस दो कौड़ी के गुंडे ने मेरी ही दुकान के सामने स्ट्रॉबेरी और पानी पूरी का बिजनेस एक साथ खोल लिया। मैं तो सिर्फ स्ट्रॉबेरी का जूस बेचती हूँ, अब क्या होगा? जो लोग पानी पूरी खाने के शौकीन थे वो अब इस गुंडे की दुकान पर जाने लगे और जब उन्हें जूस पीना होता तो पानी पूरी खाने के बाद उसी की दुकान पर जूस भी पी लेते थे और इस तरह पिंकी का धंधा धीरे धीरे ठप पड़ गया। इससे अच्छा तो रिचा ही थी, कम से कम उसके ग्राहक मेरी दुकान पर तो आते थे। अब इस गुंडे से मैं कुछ कह भी नहीं सकती, वरना मेरा ठेला भी पलटा देगा। पिंकी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात में पिंकी अपने कमरे में अकेली लेटी हुई कुछ सोच रही थी। कहते हैं हर किसी को उसके कर्मों का दंड जरूर मिलता है। जो मैंने रिचा के साथ किया वो मेरे साथ हो गया। अब मैं अपना ठेला तो वहाँ लगा सकती हूँ, लेकिन जब ग्राहक ही नहीं आएंगे तो क्या फायदा? यही सब सोचते सोचते पिंकी सो गई। करीब आधी रात में उसके सपने में उसके माता पिता और उसकी सौतेली माँ यानी रिचा की सगी माँ भी दिखाई दिए। बेटा, मैंने तो तुझे हमेशा सिखाया है कि कभी किसी के साथ गलत मत करना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे मानेगी कैसे? हम लोग तो अब जिंदा रहे नहीं। ये सोच रही होगी कि अब कौन सा हमारे माँ बाप मुझे देख रहे हैं। अगर मैं तुझे कोई सलाह दूंगी तो तुझे लगेगा कि मैं रिचा की तरफदारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। लेकिन अगर तुम दोनों बहनें मिलकर काम करो तो तुम लोगों को कोई नहीं हरा सकता। वो भी बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए, क्योंकि धंधे में लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता। तुम दोनों का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दूसरे का सहारा बनो, लड़ो मत। सुबह जब पिंकी की आंख खुली तब वो हैरान रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब रिचा के पास कई महीनों से कोई काम नहीं होगा। बेचारी की हालत बहुत खराब हो गई होगी। अभी उससे मिलकर आती हूँ। पिंकी बिना नहाए धोए सीधा रिचा के घर पहुँच गई। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सही कहा था, आपकी वजह से मेरी दुकान चल रही थी। पिंकी के मुंह से पहली बार दीदी सुनकर रिचा को खुद पर विश्वास नहीं हुआ। फिर कोई नाटक कर रही है ना? मेरा धंधा वैसे ही बंद हो गया और तू सुबह सुबह दिमाग खाने आ गई मेरा। दीदी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आपकी दुकान मैंने ही गुंडों से गिरवाई थी ताकि कोई भी मेरा कॉम्पिटिटर ना रहे मार्केट में। हाँ मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। पिंकी हैरान हो गई, लेकिन उसने शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बात रिचा को बता दी। चलो कम से कम इसी बहाने तेरा होश तो ठिकाने आया। देर आए दुरुस्त आए। दीदी ये बड़ी बड़ी कहावतें कहने का वक्त नहीं है। ये बताइए धंधे का क्या होगा? अभी तूने ही तो कहा ना कि माँ ने तुझे बताया था कि दोनों लोग मिलकर काम करो सफल हो जाएगा। लेकिन मिलकर करेंगे क्या?
ना ही मैं स्ट्रॉबेरी का ठेला लगा सकती हूँ, ना ही अब आप पानी पूरी का ठेला लगा सकती हैं, क्योंकि वो गुंडा दोनों ही चीजें एक ही ठेले पर बेचने लगा है। देख, तू स्ट्रॉबेरी का जूस बनाती है और मैं पानी पूरी बनाती हूँ, तो अब एक नई डिश तैयार करते हैं। अब हम लोग स्ट्रॉबेरी के जूस का पानी पूरी बनाएंगे, यानी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पानी पूरी। कैसा लगा आइडिया? अरे वाह दीदी, आप तो जीनियस हो। ये स्ट्रॉबेरी वाला पानी पूरी तो पूरी दुनिया में एकदम नया है। चलिए आज से शुरुआत करते हैं। अब उन दोनों ने एक बार फिर से उसी चौराहे पर ठेला लगाना शुरू किया। अब वो लोग तीखा पानी पूरी भी बेचने लगे और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पानी पूरी भी, जिससे पब्लिक उनके पास बहुत ज्यादा आने लगी, क्योंकि उन्हें कुछ नया मिल रहा था। तभी अचानक गुंडे की नजर उन दोनों पर गई। अबे इस घोंचों को देख रहा तू? उस दिन यही आई थी ना इसी लड़की का ठेला गिरवाने के लिए। आज दोनों लोग साथ मिल गई। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि ये लोग कब तक यहाँ टिक पाते हैं। उस गुंडे ने दोनों बहनों को परेशान करना शुरू कर दिया। रिचा और पिंकी पर एक के बाद एक मुसीबत आने लगी, लेकिन दोनों बहनें अब एक हो गई थी। उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। गुंडे के बारे में सोचते सोचते दोनों बहनें सो गई और एक रात फिर से उन दोनों के सपनों में उनके माँ बाप आए। बेटा, कल इस समस्या का भी हल हो जाएगा, तुम दोनों चिंता मत करो। अगले दिन कुछ पुलिस वाले उस गुंडे के ठेले के पास आए। अरे आओ साहब, बताइए जूस पिलाओ या पानी पूरी खाएंगे? अरे जल्दी से जगह खाली कर दे, ये सरकारी जगह है, यहाँ बस स्टैंड बनेगा। वो गुंडा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ये देखकर रिचा ने पिंकी से कहा, वैसे पिंकी, तूने मेरा ठेला पलटवार कर बहुत अच्छा किया, वरना आज उस गुंडे की जगह पुलिस मेरा ठेला पलटा रही होती। और वो दोनों बहनें एक साथ ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगी। मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता था। उसकी एक 4 साल की बेटी थी और पत्नी शोभा दोबारा गर्भवती थी। मनोहर का परिवार बढ़ रहा था, इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर पानीपुरी बनाने की सारी तैयारी करके मनोहर जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानीपुरी बेचता था। मनोहर की पानीपुरी लोगों को बहुत पसंद थी, इसलिए ग्राहक भी आ ही जाते थे। मनोहर, पानीपुरी खिला भाई। आटे की या सूजी की भैया जी? दोनों तरह की खिला दे। है भाई, तेरी पानीपुरी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि मजा आ जाता है भाई। हाँ मनोहर भैया, 40 रुपए की पानीपुरी पैक कर देना, पानी थोड़ा ज्यादा कर देना। अभी कर देता हूँ। आने जाने वाले लोगों की नजर मनोहर के ठेले पर पड़ी जाती थी और पानीपुरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। इसलिए लोग उसके ठेले पर रुककर पानीपुरी खाते और आगे बढ़ते। पर कुछ दिनों से मनोहर के ठेले पर भीड़ आनी कम हो गई थी, क्योंकि मानसून आ गया था और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी, इसलिए लोग सड़क पर कम रुकते थे। बिक्री पर असर होने से मनोहर की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। ये लो, रोटी खा लो। शुभा, क्या बात है? चिंता में दिखाई दे रही हो? पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो पड़ोस वाली माला के घर खेलने गई है। वो शरद बाबू आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे 15 दिन ऊपर हो गए हैं, उन्हें अगले हफ्ते तक किराया चाहिए, नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। उन्हें हमसे ज्यादा किराया देने वाले किराएदार मिल रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर, इस हालत में तू चिंता करेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। मैं शरद जी को कल बोल दूंगा, वो मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देंगे। मनोहर शोभा को तसल्ली दे देता है, पर वो खुद ही बहुत परेशान था, क्योंकि उसी शाम जब वो काम से लौट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी। अरे मनोहर, तुमने सुना क्या? मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भीषण तूफान और बारिश के संकेत है भैया। सड़कों पर पानी भरा रहेगा, इसलिए हम सब ने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले। तुम ठीक कह रहे भैया, 2-4 दिन अब घर पर ही जाएंगे। वैसे भी मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, पर डर भी तो है बारिश में अगर बाढ़ आ गई तो सड़कों पर पानी भर गया तो है, घर नहीं लौट पाए तो। मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूँ भैया। चलो भाई चलो, समय से घर चलते हैं भैया। मनोहर उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या नहीं, पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था, इसलिए वो मकान मालिक शरद से बात करने जाता है। शरद जी, मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूंगा। अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है। देख मनोहर, मैंने घर किराए पर देने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। तू अगले 2 दिन तक मेरा किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूं, मुझे काम से जाना है। मनोहर चिंता में घुला घर लौट आता है। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अगले दिन फिर से पानीपुरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पड़ोस की सुनीता भाभी कह रही थी कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है, आप 2-3 दिन काम पर ना जाओ तो अच्छा है। शोभा, मैंने शरद जी से बात की थी, वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें अगले 2 दिन में किराया चाहिए, इसलिए मुझे पानीपुरी का ठेला लगाने जाना ही होगा। मनोहर घर से निकल पड़ता है। वो ठेला लेकर जब अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे। उसे पता था कि सबने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए सब 2-3 दिन घर पर ही रहेंगे। मनोहर अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मनोहर का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था। उसका बहुत नुकसान हो गया था। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया। सोचा था आज थोड़ी कमाई हो जाएगी तो किराए के थोड़े पैसे देकर शरद जी को संभाल लूंगा, पर अब क्या करूं? आज तो 1 पाई की भी कमाई नहीं हुई।
अब तो वापस घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं, घर ही चला जाता हूँ। बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है, अगर कुछ देर और रुका तो यहीं फंस जाऊंगा। मनोहर अपने ठेले को अभी लेकर जा ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी तेजी से आती है और सड़क पर फिसलती हुई एक पेड़ से टकरा जाती है। अचानक हुए ऐसे हादसे से मनोहर दंग रह जाता है। वो देखता है कि गाड़ी एक महिला चला रही थी और बराबर में उसके एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। महिला की ज्यादा चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। बच्ची को खरोंचे आई थी और वो दर्द से रो रही थी। मनोहर उनके पास जाता है और रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लेता है। लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं। हे भगवान, न जाने ये कौन है। चुप हो जा बिटिया, इसके तो हाथ पर चोट आई है। अगर इन्हें कुछ ही देर में अस्पताल नहीं ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। ए भैया, जरा ऑटो रोको। ए भैया, आओ भैया, जरा गाड़ी रोको। कोई रोक ही नहीं रहा, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं इन दोनों को इस हालत में यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी आत्मा इसके लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। अब मैं क्या करूँ? अब तो एक ही रास्ता बचा है। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला की हालत गंभीर होती जा रही थी, उसके खून बह रहा था। मनोहर जल्दी से अपने ठेले का सामान उतारता है और बड़ी मुश्किल से उस औरत को अपने ठेले पर लिटाता है और बच्ची को भी साथ में ठेले पर बिठाकर बारिश में भीगता हुआ बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में पहुंचता है। उसे इस हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जल्दी से उस महिला को एडमिट करते हैं। मनोहर उस रोती हुई बच्ची को संभाल रहा था। बच्ची के हाथ में चोट थी। मनोहर ने अपने मोबाइल से अपनी पत्नी शोभा को भी फोन कर दिया था ताकि वो परेशान ना हो। कुछ घंटों बाद महिला को होश आता है। वो अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद उसका पति हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर, सुषमा कैसी है? ये सब क्या हो गया? सुषमा, मुझे तो लगा था तुम अपनी मम्मी के घर पहुंच चुकी होगी। रोहित, मैं घर से निकली थी तो बारिश नहीं थी। मैंने सोचा आराम से पहुंच जाऊंगी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई। कीचड़ में वो फिसलती चली गई और उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था। रोहित, ये भैया बहुत अच्छे हैं। आज इन्होंने ही मेरी और स्वाति की जान बचाई है। आपकी वाइफ ठीक कह रही है। आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई नहीं करता। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये भैया बारिश में अपने ठेले पर आपकी पत्नी और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मैं आपका एहसान किस तरह से चुकाऊंगा? आपने जो मेरे लिए किया है, उस एहसान के बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाबूजी, ये तो मेरा धर्म है। अगर मुसीबत में पड़े लोगों की जिसने सहायता नहीं की तो वो इंसान ही क्या। रोहित को पता चलता है कि मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता है। वो देखता है कि मनोहर बहुत गरीब और मजबूर है, जो अकेले ही बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है। मनोहर भैया, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मकान का किराया भी भर जाएगा और आपके परिवार की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपकी अपनी पानीपुरी और चाट की दुकान होगी, जिसको खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। रोहित की बातें सुनकर मनोहर के चेहरे पर खुशी झलक आती है। कुछ ही दिनों में रोहित मनोहर को पानीपुरी और चाट की एक बड़ी और अच्छी दुकान खुलवा देता है। मनोहर को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।